नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम्। सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य कुंद देव द्वारा कृत श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। और भाव चल रहा है दूसरे महाअधिकार जिसका नाम है गेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला दूसरा लघु अधिकार जिसका नाम है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। अर्थात द्रव्य विशेषता से द्रव्य को पहचानना किस प्रकार से पहचाना जाता है, अर्थात भिन्न भिन्न द्रव्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वह भाव इन गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। पेज नंबर 376 376 गाथा नंबर 137 137। यहाँ कहते हैं कि प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व। अप्रदेशत्व कहने का तात्पर्य एक प्रदेशी, ठीक है ना, जिसमें प्रदेश ना हो वो द्रव्य होता नहीं है। अप्रदेश का अर्थ क्या है? एक प्रदेशी, है ना। मेरे ख्याल से 144 नंबर की गाथा है। पेज नंबर 395 निकालो एक बार। 395 नंबर का पेज सबने निकाला? देखो इस गाथा पढ़ो क्या लिखी, 144 नंबर की गाथा। जिसका एक प्रदेश मात्र भी ज्ञात न हो परमार्थतया, उस पदार्थ को शून्य जानिए, सत्ता से वह भिन्न कहा। अर्थात क्या? जिसका एक भी प्रदेश नहीं है वो क्या नहीं है? वो द्रव्य ही नहीं है, ऐसा। तो वहां ये आगे आएगी गाथा, इसका तो स्पष्टीकरण आगे आएगा ही, परंतु यहाँ भी ये बात अपने को समझते हुए चलनी चाहिए कि 137 नंबर की गाथा में जिसको अप्रदेशत्व कह रहे हैं वहां प्रदेश नहीं है यह अर्थ नहीं है, अपितु एक प्रदेश है ऐसा अर्थ है। ठीक, एक प्रदेशी को अप्रदेशी ऐसा कहा जाता है। तो कहते हैं, अब यह कहते हैं कि प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व अर्थात प्रदेशीपना और अप्रदेशीपना किस प्रकार से संभव है, यानी बहुप्रदेशीपना और एक प्रदेशीपना किस प्रकार से संभव है, वह द्रव्यों की विशेषता में ये बात समझा रहे हैं। तो पूर्वगत जो गाथाएं हैं उनमें किस किस प्रकार की विशेषताओं से समझाया था द्रव्य को? तो सबसे पहले समझाया उन्होंने जीव और अजीव, यानी वस्तु एक जीवमय है, बाकी चार पांच अजीवमय है। फिर आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश की अपेक्षा से समझाया, है ना। इसी प्रकार से दो द्रव्यों की भिन्नता को समझाते समय एक में पर्याय की मुख्यता करी और एक में पर्याय की मुख्यता को गौण कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा प्रकट भाव, क्या कहा, नाम भूल गया मैं।
नित्य नित्य भाव समझाया था ना, भिन्नता को समझाते समय। चलो कोई बात नहीं। निष्क्रिय और सक्रिय, निष्क्रियपना और सक्रियपना से भिन्नता समझाई, लोक आलोकपने की अपेक्षा से भिन्नता समझाई, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रदेशी और अप्रदेशी की अपेक्षा से भिन्नता को समझा रहे हैं। तो 137 नंबर की गाथा, 376 नंबर का पेज, यहाँ आचार्य कहते हैं, जैसे नभ प्रदेश है वैसे शेष सभी द्रव्यों के हैं। आकाश कैसा है? आकाश प्रदेशमय है। तो जैसे आकाश के प्रदेश हैं, कितने प्रदेश हैं? अब आकाश के प्रदेश तो अनंत है, लेकिन हमने उस आकाश द्रव्य के संदर्भ में क्या समझा? लोकाकाश और आलोकाकाश, ऐसे दो अपेक्षाओं से हमने उस आकाश द्रव्य को समझा। तो वहां आकाश, जो लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी है, और रेस्ट जो बचा हुआ आकाश है सो अनंत प्रदेशी होने से आलोकाकाश है, ऐसा कहते हैं। अब वो व्यवहार का पक्ष है, मूलतः तो आकाश एक द्रव्य ही है। वो सब चीजें हम पिछली कक्षाओं में बहुत विस्तार से डिटेल में समझकर आ चुके हैं। यहाँ क्या कहते हैं? जैसे, जैसे नभ यानी कि आकाश प्रदेश है, वैसे ही अन्य सभी द्रव्यों के प्रदेश भी जानना। मतलब कोई द्रव्य बिना प्रदेश का हो ऐसा नहीं है। जैसे नभ प्रदेश है वैसे शेष सभी द्रव्यों के हैं, अप्रदेशी परमाणु द्वारा ही प्रदेश नापे जाते। अब अप्रदेशी परमाणु के द्वारा, अप्रदेशी तो काल भी होता है, लेकिन काल की अपेक्षा से नहीं, परमाणु की अपेक्षा से। कौन से परमाणु की अपेक्षा से? पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से। पुद्गल परमाणु कैसा होता है? कि पुद्गल का एक शुद्ध परमाणु एक प्रदेशी होता है। ठीक, पुद्गल को दो भाव प्राप्त हुए ना, प्रदेशी और बहुप्रदेशी, ऐसे दोनों प्राप्त हैं पुद्गल को नाम। तो जो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, वो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने प्रदेश को घेरेगा वो एक प्रदेश कहलाएगा। ठीक है ना। तो आकाश के कितने प्रदेश को घेरा है एक पुद्गल परमाणु ने? कि एक प्रदेश को घेरा। तो इस अपेक्षा से प्रदेश मापा जाता है। अब हमने अन्य द्रव्यों के प्रदेश कैसे नापे? कि अनंत प्रदेशों वाला आकाश द्रव्य है, उस अनंत प्रदेशों वाले आकाश द्रव्य में हमने दो विभाग किए, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो आकाश द्रव्य के जितने प्रदेशों पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य फैला हुआ है, आकाश के उतने प्रदेश कहलाते हैं असंख्यात प्रदेश। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के एक प्रदेश पर जितना पुद्गल का परमाणु जगह लेवे, उतना एक प्रदेश कहलाता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो इसी अपेक्षा से हमने समझा कि जब जीव समुद्घात को प्राप्त होता है तो वह कहाँ फैलता है? कि लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर फैलता है। लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर फैलता है, यहां से हमें ज्ञात हुआ कि जीव असंख्यात प्रदेशी है। क्यों? क्योंकि जब वो फैलता है तो कोई एक प्रदेश अन्य प्रदेश के साथ संकुच भाव से रहता नहीं है ना। दंड कपाट लोकपूर्ण प्रतर और लोकपूर्ण भाव से जब वो जीव का समुद्घात हुआ, तो उस समुद्घात के काल में समस्त प्रदेश आकाश में किस प्रकार से फैल गए? कि एक प्रदेश अन्य प्रदेश के साथ संयुक्त नहीं बचा। तो इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि जीव कैसा हुआ? कि जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। और प्रदेशों का माप हमने कैसे किया था? कि आकाश के एक प्रदेश पर परमाणु का एक प्रदेश जितना जगह लेवे, उतना जगह एक प्रदेशी पना कहलाती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ ये बात समझाते हैं कि जैसे वे आकाश प्रदेश है, उसी प्रकार शेष द्रव्य के प्रदेश हैं। अर्थात जैसे आकाश के प्रदेश परमाणु रूपी गज से नापे जाते हैं। परमाणु रूपी गज से नापे जाते का अर्थ है एक परमाणु से प्रदेश को मापा जाता है। अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि कैसे मापते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, है ना। तो ऐसे असंख्यात प्रदेशी उस द्रव्य लोकाकाश को प्रदेशों से हमने आकाश के और जीव के और अन्य द्रव्यों के प्रदेशों को माप लिया। तो एक से कैसे माप लिया? कि असंख्यात की जो इकाई है वो भी 1 + 1 + 1 + 1 के आधार से ही जानी पहचानी और मापी जाती है। ऐसा परमाणु अप्रदेशी है, उसके द्वारा प्रदेशत्व भाव कहा है। क्योंकि परमाणु कैसा होता है? कि एक पुद्गल का जो शुद्ध परमाणु होता है वो अप्रदेशी होता है, अर्थात उसके अन्य प्रदेश नहीं होते, शुद्ध पुद्गल परमाणु।
ठीक। तो वो एक जितनी जगह वो लेगा वो एक प्रदेश कहलाएगा, और उसी अपेक्षा से हम अन्य द्रव्यों के प्रदेशों को अभी माप कर सकते हैं, ऐसा। तो आगे क्या कहते हैं, भगवान कुंद कुंदाचार्य स्वयं ही 140वें सूत्र द्वारा कहेंगे कि, अब 140वें सूत्र में क्या कहेंगे आचार्य कुंद कुंद देव, वो स्वयं ही समझाएंगे कि आकाश के प्रदेश का लक्षण एकाणु व्याप्त, अर्थात एक परमाणु से व्याप्त होना, वह प्रदेश का लक्षण है। प्रदेश कैसे मापा जाता है, आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं ये बात बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे, कि आकाश के प्रदेशों पर पुद्गल का एक परमाणु जितनी जगह लेवे वो एक प्रदेश बना कहलाता है। ठीक है ना। अब ये बात और है कि आकाश के एक प्रदेश में शक्ति देने की, अवगाहन देने की शक्ति तो इतनी है कि एक प्रदेश पर असंख्यात परमाणु आ सकते हैं, अनंत परमाणु भी आ सकते हैं। लेकिन एक परमाणु भी जितनी जगह घेरेगा उतनी जगह में असंख्यात परमाणु के समाने की शक्ति है, वो तो आकाश की शक्ति है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? लेकिन वो जो परमाणु जगह लेवेगा, पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही, वो कितनी जगह लेवेगा, कि वो उतनी ही जगह लेगा जितना आकाश का एक प्रदेश होगा, उतनी उतनी जगह पे आ जाएगा। एक रहेगा वो भी उतनी जगह पे आएगा, और अनंत आएंगे सो वो भी उतनी जगह पे आ सकती हैं। तो आकाश का एक प्रदेश कितना बड़ा हुआ, बोले मिनिमम जगह घेरेगा जो परमाणु, तो मिनिमम जगह घेरने वाला वो एक परमाणु, वो पुद्गल का परमाणु उसकी अपेक्षा से। और यहाँ इस सूत्र या गाथा में जिस प्रकार आकाश के प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश हैं, इस प्रकार प्रदेश के लक्षण की एक प्रकारता कही जाती है। ठीक है ना। तो अन्य द्रव्यों के प्रदेशों को भी आकाश के प्रदेशों से मापा जाए, इस प्रकार की प्रकारता को इन गाथाओं में समझाया जा रहा है। इसलिए जैसे एकाणु व्याप्य, यानी एक अणु जिसमें व्याप्त हो या रह सके या अवगाहन देने की शक्ति वाले आकाश में जो रहता है, ऐसा। तो इसलिए जैसे एकाणु व्याप्य जो एक परमाणु से व्याप्त हो, ऐसे अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश के अनंत अंश होने से आकाश अनंत प्रदेशी है। समझिए बात। देखो आकाश की, मैंने आपको लास्ट कक्षा याद है, आप सभी को भूले तो नहीं, स्वाध्याय कंटिन्यू करते रहे या नहीं करते रहे? अभी 3-4 दिन की गैप में क्या होता है ना, सब सब चीजें भूल जाते हैं। आपको याद होगा मैंने समझाया था कि आकाश के जितने प्रदेश हैं पुद्गल के भी उतने प्रदेश हैं, माने पुद्गल भी उतने हैं, पुद्गल परमाणु उतने हैं। तो कितने हैं, कि आकाश के प्रदेश अनंत है, अनंत अनंत के ना, आकाश की अपेक्षा से कह रहे, लोकाकाश और आकाश की अपेक्षा से नहीं, आकाश की अपेक्षा से। और पुद्गल परमाणु भी उतने हैं। ठीक, ये बात अलग है कि वे अनंतानंत परमाणु लोकाकाश में व्याप्त है, आलोकाकाश में नहीं है। लेकिन पुद्गल परमाणु कितने हैं, कि जितना आकाश के प्रदेश हैं उतने हैं। कौन से आकाश के प्रदेश, लोका के या आलोक के? कि आकाश के, ना लोक के ना आलोक के। याद है, याद है ना, आकाश के। अब वो बात और है कि वो अनंतानंत परमाणु रहते लोकाकाश में। ठीक, तो देखो ये बात यहां समझाते हैं, ध्यान से समझना, कि पुद्गल के परमाणु को क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि यदि एक पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश पर रखें तो पुद्गल परमाणु कितने आकाश में व्याप्त हो जाएंगे, कि अनंत आकाश में व्याप्त हो जाएंगे। समझ में बात नहीं, एक प्रदेश पर एक परमाणु, फिर दूसरे प्रदेश पर दूसरा पुद्गल द्रव्य, फिर तीसरे प्रदेश पर तीसरा पुद्गल द्रव्य, फिर चौथे प्रदेश पर चौथा पुद्गल द्रव्य। ऐसे एक एक पुद्गल पर द्रव्य को, परमाणु को आकाश के एक एक प्रदेश पर रखते चले जाए तो पुद्गल परमाणु कितने हो जाएंगे, समझ में बात, असंख्यात, अनंत हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, असंख्यात ही अनंत हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए कहा जैसे एक अणु व्याप्य जो एक परमाणु से व्याप्त हो, ऐसे अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश के अनंत अंश होने से आकाश अनंत प्रदेशी है। ठीक, उसी प्रकार एकाणु व्याप्य एक परमाणु से व्याप्त हो उतना अंश के द्वारा गिने जाने पर धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात अंश होने से वे प्रत्येक असंख्यात प्रदेशी हैं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? कैसे काउंट किया कि किसके प्रदेश कितने हैं, कि बोले अगर एक एक प्रदेश को आकाश के एक एक प्रदेश पे रखते चले जाएं, प्रत्येक द्रव्य के प्रदेशों को, तो पुद्गल के जो परमाणु है वो तो अनंत जगह घेरेंगे, लेकिन धर्म अधर्म काल और जीव ये चार कितनी जगह घेरेंगे, ये मात्र असंख्यात प्रदेशों को ही घेरेंगे। तो इन्होंने असंख्यात प्रदेशों को लिया, जगह को लिया,
इसलिए ये तो हो गए असंख्यात प्रदेशी। कौन कौन सा? धर्म भी असंख्यात प्रदेशी, अधर्म भी असंख्यात प्रदेशी, काल एक प्रदेशी है, उसको अप्रदेशी पने में समझाएंगे, परंतु इतने ही है जितने आकाश के लोकाकाश के प्रदेश हैं, और जीव असंख्यात प्रदेशी। लेकिन पुद्गल कितना बैठेगा? पुद्गल बैठेगा अनंत, अनंत अनंत। ठीक है ना? तो आगे क्या कहते हैं? और जैसे अवस्थित प्रमाण वाले धर्म तथा अधर्म असंख्यात प्रदेशी हैं। अवस्थित प्रमाण वाले माने जिनका निश्चित प्रमाण है। निश्चित प्रमाण है किस अपेक्षा से? एक तो फैले हुए पन्ने की अपेक्षा से। पकड़ में आती है? बात पकड़ में आती है। और फिक्स है, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, इनके प्रदेश बदलते नहीं है, अपने प्रदेशों को की जगह को छोड़ते नहीं है, ऐसे निश्चित प्रदेश वहां वाले होने से। उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण अनवस्थित प्रमाण वाले, अब अनवस्थित प्रमाण किनका हुआ? जीव और पुद्गल का हुआ। और धर्म और अधर्म का क्या हुआ? अवस्थित प्रमाण हुआ। तो ये जो अवस्थित प्रमाण है ना जीव और पुद्गल का, इसी से ये बात निकल कर आई कि लोक का आकार कैसा है? पुरुषाकार है, क्योंकि इनका जो अवस्थित माने आकार है, अवस्था है, ये कैसे अवस्थित है? कि पुरुषाकार भाव से अवस्थित है। और कैसे है? वो प्रमाणित है, वो बात उतने प्रमाण के साथ ही वो अपने आकाश के उन प्रदेशों पर अवस्थित रहते हैं, तो इनको कहते हैं अवस्थित प्रमाण। और जीव और पुद्गल को क्या कहेंगे? अनवस्थित प्रमाण। क्यों? क्योंकि इनका आकार बदलता है। समझ नहीं बात? जैसे अभी ऐसे वर्तमान में जीव का क्या आकार है? कि देह आकार है, देह प्रमाण है ऐसा। लेकिन देह प्रमाण होने पर भी प्रदेश कितने हैं? प्रदेश अनंत ही रहेंगे, असंख्यात ही रहेंगे, सॉरी, है ना? प्रदेश असंख्यात ही रहेंगे। असंख्यात प्रदेशी यह आत्मा चींटी के शरीर में भी चींटी प्रमाण होने पर भी असंख्यात प्रदेशी रहेगा। हाथी के शरीर में हाथी प्रमाण होने पर भी असंख्यात प्रदेशी रहेगा। और समुद्रघात के काल में लोक प्रमाण होने पर भी कैसा होगा? असंख्यात प्रदेशी ही होगा, ऐसा। तो कहते हैं अनावस्थित प्रमाण वाले जीव के सूखे गीले चमड़े की भांति निज अंशों का अल्प बहुत नहीं होता। सूखे गीले चमड़े की भांति कैसे? चमड़ा जब गीला होता है तो फैलता है, और जब सूखा होता है तो सिकुड़ता है। उन्होंने उदाहरण दिया उसका कि चमड़ा होता है ना, वो सूखने पर तो सिकुड़ जाता है, और गीला होने पर क्या होता है? वो फैल जाता है। आई बात समझ में? रेक्सिन में भी आजकल थोड़ा ऐसा स्वभाव होता है, आपने देखा होगा, सर्दियों में जो जूता होता है वो थोड़ा टाइट लगता है, और गर्मियों में वही जूता थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो कैसे हो जाता है ये? कि ये वो उस प्रोडक्ट में, यानी वो जो चीज है, वस्तु है, उसका ऐसा ही स्वभाव है कि वो सर्दी गर्मी का निमित्त पाकर सिकुड़ता और फैलता है। तो उदाहरण है, ऐसे ही उन्होंने समझाया कि वो कैसे है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो फैला तो वहां पे प्रदेश, वहां पे चमड़ा कुछ आकर जुड़ गया और सिकुड़ गया, तो उसमें से कुछ चमड़ा कम हो गया। समझ में? बात नहीं समझ में? ना तो कम हुआ और ना ही उसमें आके कुछ जुड़ा है। अपने स्वभाव से ही उसका ऐसा स्वभाव है कि वो गीला होने पर फैल जाता है और सूखने पर सिकुड़ जाता है। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? है ना? तो वो उदाहरण दिया उन्होंने। ऐसा ही उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण अनवस्थित प्रमाण वाले जीव के सूखे गीले चमड़े की भांति निज अंशों का अल्प बहुत नहीं होता, इसलिए असंख्यात प्रदेशत्व ही है। जैसे सूखे और गीले चमड़े में क्या नहीं होता? ना तो प्रदेश घटते हैं, ना तो प्रदेश बढ़ते हैं, तो भी गीला होने पर फैलता है और सूख जाने पर सिकुड़ जाता है। उसी प्रकार आत्मा में ना तो कोई प्रदेश जुड़ते हैं, ना तो कोई प्रदेश घटते हैं, परंतु अपने स्वभाव से ही संकोच विस्तार को प्राप्त होता है। पुद्गल में क्या होता है? पुद्गल में विस्तार होगा तो परमाणु जुड़ेंगे, और संकोच होगा तो परमाणु घटेंगे। पकड़ में? ही बात नहीं पकड़ में? पुद्गल में क्या होगा? पुद्गल फैलेगा, कैसे फैलेगा? तो उसमें परमाणु जुड़ेंगे तो फैलेगा, और घटेगा तो कैसे घटेगा? कि परमाणु छूटेंगे तो घटेगा। लेकिन आत्मा के साथ कैसा होगा? जीव द्रव्य के साथ ऐसा नहीं होता। जीव द्रव्य कैसा है? कि प्रदेश तो उसके नियत रहते हैं, परंतु संकोच विस्तार अपने स्वभाव से उसमें होता है। बात समझ में आ रही ना? रही? पुद्गल का एक प्रदेश, पुद्गल का एक प्रदेश आकाश के एक प्रदेश पर रहे, इतना ही उसका संकोच विस्तार है, बस। ना वो उससे कम होगा, ना उससे वो ज्यादा होगा। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? लेकिन जीव का कैसा है? कि जीव के अनंत के अनंत प्रदेश आकाश के एक प्रदेश पर भी व्याप्त हो जावे, और संपूर्ण लोक में भी व्याप्त हो जावे, ऐसा है। तो लेकिन घटेगा बढ़ेगा उसमें कुछ भी नहीं, ये बात। आगे
अब यहाँ प्रश्न होता है कि अमूर्त जीव का संकोच विस्तार कैसे संभव है, क्योंकि जीव तो अमूर्त है, नजर तो आता नहीं। जो वस्तु अरूपी है, आप उसके संकोच विस्तार की कल्पना या भावना किस प्रकार से भा सकते हैं, उसका समाधान किया जाता है। याद होगा प्रश्न किया था अभी 2-3 दिन पहले भी। क्या कहा था कि केवली आत्मा को कैसे देखते हैं? आत्मा तो अरूपी है ना। लेकिन वो प्रदेशत भाव हैं, वो अरूपी होते हुए भी जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं ये समझा। अमूर्त के संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है, ठीक। लेकिन अब इसका ये अर्थ मत निकालना कि छद्मस के भी अनुभव में साध्य है। अनुभव से साध्य है कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? अनुभव से साध्य है कहने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा समझना कि जिस प्रकार जीव का जन्म मरण होने पर नाना प्रकार की देहों को वो प्राप्त होता है। अब जैसे वर्तमान है, अभी अपनी देह से समझो। जब तुम जन्मे थे तो कितने बड़े थे? एक हाथ प्रमाण थे, इतने से एक हथेली प्रमाण। और अब तुम कहोगे 5, 5.5, 6 फीट के। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। तो पुद्गल के प्रदेशों में तो घटना बढ़ना हुआ, लेकिन आत्म प्रदेशों में थोड़ी घटना बढ़ना हुआ। शरीर बढ़ता गया तो आत्मा के प्रदेश फैलते गए, है ना। बुढ़ापे में शरीर फिर से सिकुड़ जाता है, हो जाता नहीं हो जाता? प्रदेश प्रदेश भी सिकुड़ जाते हैं। तो समझाएंगे, वो समझाते हैं अमूर्त के संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है, क्योंकि सबको स्वानुभव से स्पष्ट है कि जीव स्थूल तथा कृश शरीर में तथा बालक और कुमार के शरीर में व्याप्त होता है। पकड़ में? ये अनुभव किसको कह रहे हैं? ये कौन सा अनुभव है? ये अनुभव तर्क वाला अनुभव है। ये अनुभव आत्मानुभूति वाला अनुभव नहीं है। समझना ध्यान से। मैं देखो, ये मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, सभी समझना मेरी बात को। देखो ठीक है, अपने को अपन घर में होते हैं तो 4-5 काम, 2-4 चीजें डिस्ट्रक्शन होता ही है। लेकिन ध्यान से समझो इन गाथाओं को, क्योंकि अगर इन गाथाओं को सही से नहीं समझोगे तो कुछ का कुछ अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। मेरे पास आज सुबह क्वेश्चन आया कि भैया ऊर्ध्व सामान्य का आपने क्या अर्थ बतलाया था? कि हमें कुछ ऐसा ऐसा याद है। कैसा कैसा याद है? कि ऊपर उठना, ऐसा ऐसा कुछ याद है ना। अब तो ऊपर उठना ऊर्ध्व सामान्य का अर्थ नहीं बतलाया था। मैंने ये समझाया था कि ऊर्ध्व सामान्य लक्षण में यदि ऊर्ध्वता का सामान्य अर्थ करें तो अर्थ निकलेगा ऊपर उठना। जबकि यहां पर यह अर्थ नहीं है। तो यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ है आगे बढ़ना, पर्यायों के क्रम में जो निरंतर जीव का क्रमिक पर्याय भाव है, उसको कहते हैं ऊर्ध्व सामान्य लक्षण। अभी जो टूटी फूटी बात याद रही, मान के चलो, मैंने उनको गलत ध्यान नहीं, लेकिन ये टूटा फूटा जो अंदर में शंका रही, वो क्यों रही? क्योंकि वो ध्यान से वहां पे अपने फोकस को रख के नहीं पढ़ा, इसलिए रही वो शंका। ऐसे ही यहाँ समझो कि वो आत्मा का संकोच विस्तार अनुभव से जाना जाता है। अब इस बात को पूरी तरीके से नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ निकाल लोगे। तो कौन से अनुभव से जाना जाता है? आत्मानुभूति वाले अनुभव से नहीं जाना जाता। तो कौन से अनुभव से? लिखा तो स्पष्ट अनुभव, अरे वो तार्किक अनुभव है, ये अनुभव तर्क का है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? समझ में आई बात? क्योंकि लोक में कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसका आप इसमें सिद्धि कर सके। जैसे एक गिलास पानी, एक गिलास पानी को एक कटोरी में नहीं समाहित कर सकते आप उतना ही बड़ा गिलास चाहिए, 1 लीटर पानी 1 लीटर कंटेनर में ही जाएगा। कंटेनर का साइज कितना भी हो और कंटेनर का डिजाइन कैसा भी हो, चाहे वो बोतल नुमा हो, चाहे वो ग्लास नुमा हो, चाहे वो अन्य किसी यूटेंसिल्स के आकार का हो, किसी भी आकार का हो, लेकिन 1 लीटर प्रमाण 1 लीटर में ही जाएगा। पकड़ में आती है नहीं बात? यही यही नियम हवा पे लागू होगा। आती है बात? समझ में नहीं आती है? यही नियम अन्य पदार्थों पे भी लागू होगा। जगत में कोई एक ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें कंटेनर के साइज को घटाए बढ़ाए बिना उसकी क्वांटिटी को घटाया बढ़ाया जा सके। घटाया तो जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। क्या समझे? तुम्हारा 14 किलो का सिलेंडर है, उसमें गैस है, कितने किलो आएगी? है? उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आप उसमें भर नहीं सकते। आ रही बात समझ में नहीं रही? हवा पानी कोई एक वस्तु ऐसी नहीं है। लेकिन एक आत्मा ऐसी वस्तु है कि प्रमाण हो कंटेनर का कैसा भी, परंतु वह अपने असंख्यात प्रदेशों के साथ उसमें समाहित होता है। फिर भी आचार्यों ने एक उदाहरण प्रकाश का दिया। क्या दिया? एक उदाहरण किसका दिया? प्रकाश का। कि प्रकाश में एक ऐसी शक्ति है कि वह प्रकाश कंटेनर का साइज कितना भी कैसा भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, परंतु वह संपूर्ण प्रकाश अपने संपूर्ण प्रदेशों के साथ उसमें समाहित होता है, घटने और बढ़ने के साथ। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? तथापि
यहाँ ये बात कहते हैं कि उस संकोच विस्तार को, आत्मा के उस संकोच विस्तार को अनुभव से जाना जा सकता है। तो अनुभव से कैसे जानेंगे कि आत्मा का संकोच विस्तार अनुभव में आएगा? ऐसा नहीं है। आत्मानुभूति के काल में आत्मा नजर आएगा अथवा उसका संकोच विस्तार भाव नजर आएगा? तो ऐसा भी नहीं। आत्मा का जो मूलतः संकोच और विस्तार है वो प्रामाणिक रूप से तो केवल ज्ञान गम्य ही होता है। केवली के ज्ञान में, केवल ज्ञान में ही वो सामर्थ्य है जो उस अरूपी पदार्थ को भी देख सके, अरूपी होते हुए भी देख सके। ध्यान से समझना। समझे नहीं समझे? केवली ने आत्मा देखा है कि हाँ देखा है। कैसा देखा है? कि अरूपी देखा है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कि केवली से पूछो आत्मा कैसा दिखता है तो क्या बतलाएंगे? कैसा दिखता है? अरूपी दिखता है। तो अरूपी को तुमने कैसे देखा? जो अरूपी दिखता है वो कैसा दिखता है? कि अरूपी दिखता है। अरंग, अरूप, अस्पर्श ऐसा दिखता है ना। किसने बतलाया? केवली ने बतलाया ना। केवल ज्ञान गम में है ना वो बात। तो जो अरूपी है उसको आपने कैसे जाना? कि केवल ज्ञान चक्षु से जाना जाता है। समझे यार? ये बात नहीं समझ में आई? तो यहाँ अनुभव का अर्थ ऐसा अनुभव वाला मत निकाल लेना। यहाँ तो तर्क का नाम ही अनुभव है। तो यहाँ कहते हैं अमूर्त के संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है। तो कौन से अनुभव से साध्य है? कि वो जो हम अनुमान और तर्क आदि से वस्तु के स्वरूप को समझते हैं, वहां ये अनुमान और तर्क अपने को समझ में आता है कि जब मैं छोटा था, छोटे शरीर में था, शायद ना 7-8 वर्ष की आयु का, तो अपने को ज्ञात ही है ना, वह मैं ही था और आज भी मैं ही हूँ। और तब से लेकर अब तक शरीर का तो विस्तार हुआ है, परंतु कुछ मेरे प्रदेशों में घटना बढ़ना हुआ हो ऐसा तो संभव नजर आता नहीं है। कि आत्मा के प्रदेशों में कहीं बाहर से आके कोई प्रदेश जुड़े हो और आत्मा उससे बड़ा होता हो। तो आत्मा तो उतना ही उतना है, परंतु शरीर के बढ़ने पर वह बढ़ता भी है और क्रश होने पर संकोच भाव को भी प्राप्त होता है। इतनी सी बात। पुद्गल तो द्रव्यतः, अगर पुद्गल को द्रव्य की अपेक्षा से हम समझते हैं जब देखते हैं और जानते हैं, पुद्गल स्कंद की बात नहीं, पुद्गल पर हाँ। शरीर जो पुद्गल है उसमें हम्म, प्रदेशों का बढ़ना घटना होता है। शरीर निरंतर होता है, निरंतर। हाँ निरंतर असंख्यात प्रदेश इस समय भी तुम्हारे शरीर में निरंतर जुड़ रहे हैं, अभी तो भी। जैसे जैसे और बड़ा होता जाएगा वैसे जैसे प्रदेश भी बढ़ते जाएंगे पुद्गल के, तो हाँ आत्मा नहीं, के अब नहीं। वो तो बहुत स्थूल कथन है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने जैसे किसी का शरीर 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम का शरीर 3 महीने तक 100 ग्राम का बना रहे फॉर एग्जाम्पल, तो भी असंख्यात प्रदेशों का आश्रय उसमें होता रहेगा। अनंत प्रदेश उसमें आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, बिखरते रहेंगे। उतने ही मरगना आएंगे है। उतने ही आएंगे। हाँ। उतने ही आएंगे उतने ही जाएंगे ना। लेकिन अनुपात जैसे अनुपात अनुपात बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, घट कम ज्यादा भी हो सकता है। तो फिर भी वो उसकी स्थिति उतनी की उतनी बनी हाँ रहेगी, उतने में छोटा ना रहेगा, हाँ बड़ा। उतनी बड़ी रहेगी। हाँ ये पुद्गल पर का ऐसे ही जैसे स्वरूप है। जैसे अगर बड़ा हो रहा है या लंबा हो रहा है या मोटा हो रहा है तो उसमें हाँ प्रदेश बदलेंगे। प्रदेश प्रदेशों की बढ़ेंगे, संख्या मतलब जरूरी नहीं है ना बढ़े, जरूरी नहीं है बढ़े, लेकिन हाँ बढ़ भी आश्रव सकती प्रदेशों है, का हो, जैसे बढ़ तो बढ़ भी सकती सकती है है। हाँ, और नहीं भी बढ़ सकती है हाँ। दोनों बातें। समझे नहीं समझे बात? वो तो ऐसा है, ये समझो, जैसे 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, तो भारी कौन होगा? है 1 किलो रुई और एक दोनों किलो बराबर है। लोहा। हाँ बराबर दोनों। लेकिन घनत्व किसका ज्यादा है? लोहे का ज्यादा है। लोहे का। हाँ घनत्व ज्यादा होने पर भी वजन बराबर है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में भारी कौन लगेगा? रुई भारी लगेगी या लोहा भारी लगेगा? है लोहा भारी लगेगा। क्यों भारी लगेगा? क्योंकि उसका घनत्व गुरुत्वाकर्षण में एक जगह केंद्रित होता है, फैलता नहीं है। वजन तो बराबर ही रहेगा लेकिन भारी लगेगा लोहा, और रुई भारी नहीं लगेगी, क्योंकि उसका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है। बटे हुए वेट के कारण वेट तो उतना ही रहेगा लेकिन भारी नहीं लगेगा। वो पुद्गल की अपनी ऐसी शक्ति है, ऐसा ही उसका स्वरूप है। समझे? तो ऐसे यहाँ समझाते हैं कि क्या समझाते हैं, कृष्ण शरीर तथा बालक और कुमार शरीर में व्याप्त होता है। आगे, पुद्गल तो द्रव्य था, अर्थात एक पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से समझने पर एक प्रदेश मात्र होने से यथोक्त, अर्थात पूर्व कथित प्रकार से अप्रदेशी है। मैंने इसके पिछली गाथाओं में इसका स्वरूप हम समझा चुके हैं। तथापि फिर भी दो प्रदेश आदि के अद्भव उद्भव के हेतुभूत तथाविध, यानी उसी प्रकार से स्निग्ध रुक्ष गुण रूप परिणमित होने की शक्ति रूप स्वभाव के कारण उसके प्रदेशों का उद्भव है। उद्भव यानी कि बढ़ना है। यानी पुद्गल स्वभाव थे द्रव्य स्वभाव से तो एक प्रदेशी ही होता है, परंतु अपने स्निग्ध रुक्ष ऐसे गुणों की शक्ति के कारण उस पुद्गल में प्रदेशों का बढ़ना और प्रदेशों का घटना,
ऐसा दोनों ही संभवतः रूप से होता है। ठीक, ऐसा। इसलिए पर्यायतः अनेक प्रदेशित्व का भी संभव होने से पुद्गल को द्विप्रदेशित्व से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशित्व भी न्याय युक्त है। पकड़ में ही बात। अब आगे चलते हैं। इसी भाव को, गाथा नंबर 137 की भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवर्ती टीका में कहते हैं। जब तात्पर्यवर्ती टीका होती है तो तत्व प्रतिपीका का 137 नंबर की जो गाथा है वो 148 नंबर की गाथा हो जाती है। 148 नंबर की गाथा में आचार्य जयसेन देव शॉर्ट शॉर्ट भाव में इस भाव को समझाते हैं। वो कहते हैं 378 नंबर का पेज, कि अब जो आकाश के एक परमाणु द्वारा व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश का लक्षण कहा गया है, उसी तरह ही शेष द्रव्यों के प्रदेशों का लक्षण है, ऐसा कहते। माने आकाश का जो एक प्रदेश है वो क्या है, वो क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, कि आकाश का तो क्षेत्र वो है ही, परंतु अन्य द्रव्यों के प्रदेशों को मापने का तरीका भी आकाश के उस एक प्रदेश से समझा जाता है। यही बात समस्त द्रव्यों पे समझाते हैं, कि जैसे हमने पुद्गल के एक परमाणु को, एक परमाणु जितनी जगह लेवे वो आकाश का एक प्रदेश कहलाएगा। ये बात सभी पे लागू होती है, ऐसा कहते हैं। जैसे भाई देखो, दूध मापा जाएगा लीटर में, और पानी लीटर में, घी लीटर में, तेल लीटर में। माने समान जातीय जो द्रव्य है, समान जातीय कहने का कहने की अपेक्षा हुआ जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ, तो जितना भी तरल पदार्थ है वो लीटर में मापा जाएगा, जितना भी सॉलिड पदार्थ है वो किलो में मापा जाएगा। पकड़ में ही बात या नहीं पकड़ में ही? ऐसे ही जितने भी उत्पाद व द्रव्यात्मक द्रव्य है वो कैसे मापे जाएंगे, वो प्रदेशों से मापे जाएंगे। तो चूंकि छह द्रव्य हैं, और छह द्रव्यों में क्या समानता है, कि छह द्रव्यों के द्रव्यभूत होने में प्रदेश की समानता है, कि प्रदेश के बिना द्रव्य नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? द्रव्य किसको कहेंगे, जिसमें प्रदेश होगा। अभी समझा ना 144 नंबर की गाथा में कहा आचार्य अमरचंद्र, आचार्य कुंद कुंद देव ने, कि द्रव्य प्रदेश के बिना नहीं होगा। तो प्रदेश को मापने की जो इकाई है वो उन सभी द्रव्यों पे लगेगी जो प्रदेशात्मक होंगे। क्योंकि द्रव्य अप्रदेशात्मक होता ही नहीं है, इसलिए समस्त प्रदेशों को मापने की एक ही इकाई है। क्या इकाई है, कि आकाश के एक प्रदेश पर पुद्गल परमाणु का, एक द्रव्य पुद्गल परमाणु जितनी जगह लेवे वो एक प्रदेश कहलाएगा। तो सभी द्रव्यों के प्रदेशों को मापा इसी प्रकार से जाएगा। तो जिस प्रकार से पानी मापा जाएगा उसी प्रकार से समस्त तरल पदार्थ मापे जाएंगे। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, है ना? तो जिस प्रकार से एक द्रव्य मापा जाएगा उसी प्रकार से अन्य सभी द्रव्य मापे जाएंगे, ऐसा। जैसे परमाणु से व्याप्त क्षेत्र परमाणु आकाश प्रदेश हैं। क्या कहा, जैसे परमाणु से व्याप्त, अर्थात जिस पर परमाणु विद्यमान है, ऐसे क्षेत्र परमाणु आकाश के प्रदेश है। एक पुद्गल परमाणु कहाँ व्याप्तता है, कि एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश पर व्याप्त होता है, ऐसा। उसी प्रकार आकाश प्रदेश प्रमाण प्रदेश होते हैं। इसी से आकाश के प्रदेशों से ही अन्य द्रव्यों के प्रदेशों की प्रमाणिकता होती है। किसके प्रदेश होते हैं, कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी जो परमात्मा द्रव्य है उसी सदृश शेष द्रव्यों के प्रदेश आकाश प्रदेश प्रमाण होते हैं। तो बोले आप किस द्रव्य के प्रदेशों की बात कर रहे हो? हम तो शुद्ध बुद्ध एक जीव द्रव्य के प्रदेशों की यहाँ पर बात मुख्यता से कह रहे हैं, कि उस एक शुद्ध जीव द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं, कि जितने लोकाकाश के प्रमाण प्रदेश होते हैं उतने ही जीव द्रव्य के प्रदेश भी होते हैं। तो जीव के प्रदेशों को कैसे मापा हमने, आकाश के प्रदेशों से मापा कायदे में। तो पकड़ में ही बात। हमने किसी की भी हाइट को नापा तो कैसे नापा, तो हमने वो फीते से, इंची टिप से, है ना। किसी के वजन को नापा तो वेइंग मशीन से नापा, एक मशीन है ना। ऐसे ही उन्होंने कहा कि आपने द्रव्य के, किसी भी द्रव्य के प्रदेशिक प्रमाण को कैसे नापा, कि हमने लोकाकाश के प्रदेशों के माध्यम से ही किसी भी द्रव्य के प्रदेशों को मापा। पकड़ में ही बात, ऐसा। आकाश प्रदेश प्रमाण होते हैं। अप्रदेश अर्थात द्वितीयादि प्रदेश रहित, यानी कि जिसके दूसरा प्रदेश ना हो। अप्रदेश का मतलब क्या होता है, अप्रदेश का मतलब होता है जिसका कोई अन्य प्रदेश ना हो, यार ये जो एक ही प्रदेशी होता है ये अप्रदेश, अर्थात द्वितीयादि प्रदेश रहित जो यह पुद्गल परमाणु है उस परमाणु द्वारा प्रदेशों की उत्पत्ति कही गई है। माने उस पुद्गल परमाणु के माध्यम से ही प्रदेशों की गिनती या उत्पत्ति या मीडियम समझा जाता है। परमाणु से व्याप्त क्षेत्र वह प्रदेश है।
वह आगे विस्तार से कहते हैं, यहाँ तो सूचना मात्र ही दी है। इस प्रकार पांचवें स्थल में दो स्वतंत्र गाथाएं पूर्ण होती है। अब इसी का और विस्तार गाथा नंबर 138 में करते हैं। ये प्रादेशिक विस्तार है ना, कि कैसे मापा जाता है, किस प्रकार से मापा जाता है, इसी भाव को 138 नंबर की गाथा में कहते हैं, 378 नंबर के पेज पर। यहाँ कहते हैं, अब यह नियम बतलाते हैं कि कालाणु अप्रदेशी ही है, अर्थात काल द्रव्य के कोई अन्य प्रदेश नहीं होते हैं, वह एक प्रदेशी मात्र ही होता है। पुद्गल के साथ क्या है कि पुद्गल निश्चय से एक प्रदेशी, व्यवहार से बहुप्रदेशी, परंतु काल निश्चय से अथवा व्यवहार से मात्र एक प्रदेशी ही होता है। ठीक, ऐसा यहाँ कहते हैं। अब इतनी बात समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? वो द्रव्य का लक्षण, द्रव्य का स्वरूप है ना, उसकी सत्ता सिद्ध करने के लिए प्रदेशों की प्रमाणिकता भी सिद्ध करना अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि जिन मतों ने यह स्वीकार किया कि चेतना एक भाव मात्र है ना, या जैसे काल एक भाव मात्र है, यानी उसकी कोई आप अपनी निजी सत्ता नहीं है, भाव भाव मात्र है, तो वह उसका यहाँ पे निषेध करते हैं कि ऐसा नहीं, उसकी अपनी निजी एक सत्ता है। ऐसा, जैसे ये समझो, उदाहरण देते हैं, वो क्या उदाहरण देते हैं, बोले पानी की सत्ता है, तो बोले नहीं, पानी की सत्ता नहीं है, सत्ता तो हाइड्रोजन की है और ऑक्सीजन की है। क्या कहा? सत्ता तो हाइड्रोजन की है और ऑक्सीजन की है, ये दो मिलते हैं तो पानी बनता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ऐसे ही एक मत क्या कहता है कि जीव की सत्ता है या चेतना की सत्ता है, तो बोले जीव अलग है और चेतना अलग है, जीव अलग है और चेतना अलग है। तो वो कहते हैं कि जीव की सत्ता है एक, और एक वो ज्ञान की सत्ता है। तो जीव और ज्ञान दोनों भिन्न होते हैं, और जब दोनों मिलते हैं समवाय नामक द्रव्य के माध्यम से, तो चैतन्य ऐसा पदार्थ बन जाता है। मैंने इस प्रकार की नाना प्रकार की कल्पनाएं लोक में चलती हैं, तो उसका निषेध करने के लिए समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, वस्तु होगी तो अपने प्रादेशिक भाव के साथ ही होगी, और अपने प्रादेशिक भाव के बिना कोई भी वस्तु का अस्तित्व इस जगत में होता नहीं है। तो वस्तु का निर्माण ऐसे नहीं होता कि वस्तु तो है ही नहीं और दो द्रव्यों ने मिलकर किसी नवीन वस्तु का निर्माण कर दिया। जैसे कि उन्होंने क्या तर्क दिया कि जगत में पानी की सत्ता नहीं है, जगत में सत्ता तो ऑक्सीजन की है और हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बनता है। ऐसे जीव की सत्ता नहीं है, तो क्या है कि दो भिन्न द्रव्य मिलते हैं और जीव का निर्माण करते हैं। समझे या नहीं समझे? अब ये कहाँ ये तंत्र शास्त्र इसी पे समर्पित है, शैव मत का तंत्र शास्त्र है ना, वो क्या कहता है, इस लोक में उत्पत्ति कैसे होती है, तो बोले एक होता है शिव और एक होती है शक्ति। क्या कहा उन्होंने? एक होता है शिव और एक होती है शक्ति। तो शक्ति के बिना शिव अधूरा है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो शिव और शक्ति दोनों मिलते हैं तो चेतना का निर्माण करते हैं। समझे? ये तंत्र शास्त्र का आधार है, पूरा पूरा आधार इस पे है। एक शिव मिलेगा, एक शक्ति मिलेगी, तो नारी हो गई शक्ति और शिव हो गया पुरुष। तो ये शिव और शक्ति मिलते हैं तो शिव क्या बन जाते हैं? अर्धनारेश्वर बन जाते हैं। आई बात समझ में, नहीं समझ में? जो ब्रह्म कुमारी इसका पूरा मत है ना, उसी के ऊपर है, शिव अलग है शक्ति अलग है, और हम शक्ति के उपासक हैं, हम शिव के उपासक नहीं है, आदि आदि ऐसा ऐसा। वो पूरा एक ढांचा खड़ा है उसके ऊपर। तो उन्होंने क्या सिद्धि किया कि जीव की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई? शिव और शक्ति के निमित्त से हुई। ठीक है ना? तो इस बात को मानने वाले लोग में बहुत जीव हैं, बहुत लोग हैं, तो वह समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। वो जो तुम्हें लॉजिकल नजर आ रहा है ना कि हाँ, स्त्री और पुरुष के नियोग से ही जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो तुम्हें लॉजिक नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जीव की अपनी एक सत्ता है, वो किसी अन्य द्रव्य के योग योग से पैदा होता हो, ऐसा नहीं। ठीक, इसलिए वहां व्यंजन पर्याय का निर्माण भी समझाया किस प्रकार से हुआ, कर्म आदि की वर्गणाओं को समझाया कि किस प्रकार से कर्म वर्गणाएं आदि के निमित्त से जीव को किन किन गतियों में किस किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, आदि आदि। और वहां ये नियम समझाते हैं कि नरक गति और स्वर्ग गति, यहाँ नियोग से उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ कैसे उत्पत्ति होती है? शय्या उत्पत्ति, स्वर्ग में शय्या उत्पत्ति होती है, मैंने जैसे सोकर उठाओ ऐसा। और निगोद में वो उत्पाद है ना, क्या कहते हैं उसको, नीचे गिरना, उस एक शब्द है उसका करणान युग में, उत्पादक उत्पत्ति ऐसे कुछ है, तो मैंने वो गिरता उपपाद है तो जैसे पेड़ स्वर्ग से में आम होती गिर। है ना, उपपाद जन्म तो स्वर्ग में होता है। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नाम है उसका, वो शैया के ऊपर होता है और ये ऊपर से नीचे टपकता है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा सिस्टम है उसका। तो मैंने कहता है वो वो नियोग बिल से उत्पन्न होते हैं, होता हो, बिल। ऐसा नहीं बिल है। क्या दीदी? बिल होते हैं ना, बिल होते हैं, बिल।
हाँ बिलों में होते हैं वो तो ठीक है, उसका नाम है कुछ उत्पाती क्या कुछ ऐसा उसका नाम है, कोई बात नहीं। सुनो, मूल बात क्या समझा रहे हैं, वो मूल बात ये समझा रहे हैं कि द्रव्य है वो अपने प्रादेशिक भाव से सत्तामय होता है। कोई दो द्रव्य मिलकर किसी नवीन द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं ऐसा नहीं होता है। तो उतने भाव को समझाने के लिए पूरा विस्तार यहाँ पर किया जा रहा है द्रव्य की सत्ता का, कि द्रव्य है, उसकी सत्ता है, और उसकी सत्ता कैसी है, कि वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक होता हुआ उत्पाद व द्रव्यात्मक होता हुआ अपने प्रदेश भाव से निहित रहता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों का नाम एक द्रव्य है। तो द्रव्य कैसा है, कि जैसे जीव द्रव्य कैसा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो जीव द्रव्य कैसा है तो कैसे समझेंगे, असंख्यात प्रदेशी, ये हो गया क्षेत्र, है ना, अनादि अनंत, ये हो गया काल, और अनंत गुणात्मक ये हो गया भाव। ये क्या है, ये एक द्रव्य है। पकड़ में हुए, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। तो क्षेत्र कैसे बताया, कि असंख्यात प्रदेशी, अनादि अनंत, और अनंत गुणात्मक। ठीक, ये कौन है, ये एक द्रव्य की सत्ता है। और ये सत्ता कैसी होती है, कि ये सत्ता द्रव्य गुण पर्याय रूप होती हुई उत्पाद द्रव्यमय होती है। आई बात समझ में, या नहीं समझ में। तो वो स्वरूप यहाँ पर विशेष भाव से पूरा द्रव्य प्रज्ञापन, ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंदर ये पूरे भाव को यहाँ पर समझाते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं, 138 नंबर की गाथा। अब यह नियम बतलाते हैं कि कालाणु अप्रदेशी ही है, अर्थात एक प्रदेश वाला है, ऐसा नियम बतलाते हैं। क्योंकि अप्रदेशी का अर्थ क्या निकाला, कि प्रदेशी, अप्रदेशी का अर्थ ये निकाला कि उसका कोई प्रदेश नहीं है ना। तो लोक में ऐसा मानने वाले अन्य मतियों ने क्या माना, कि कालाणु का कोई प्रदेश नहीं है, वो भाव मात्र है, कल्पना मात्र है ना, सपोज है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा ऐसा ठीक है, समझ आई बात। तो वो कहते कृत्रिम नहीं है वो, उसकी सत्ता है, ऐसा समझाते हैं। तो कहते हैं समोदु अपदेशो पदेश में तस्य दव्वजादस्य वदि वद दोषो वठदी पदे समागस दवस। समय कहा है अप्रदेशी, जब एक प्रदेशी परमाणु मंद गति से नभ प्रदेश उल्लंघन करते वर्त रहा। ठीक है ना। अब वो समय की सत्ता को कैसे समझाया उन्होंने, कि परमाणु के गमन की सत्ता से वो प्रदेश की काल द्रव्य की सत्ता को समझाया। उन्होंने कहा कि वो काल नामक एक द्रव्य है और वो एक प्रदेशी होता है। और वो काल नामक द्रव्य, एक प्रदेशी जो काल नामक द्रव्य है, उसका क्या काम है, कि अन्य द्रव्यों की गति, क्षेत्रांतर या उनके परिणमन आदि की सत्ता को समझाना। जैसे पुद्गल का एक परमाणु 14 राजु लोक में गमन करने की शक्ति रखता है। तो बोले कितनी शक्ति रखता है, कि बोले एक समय में गमन करे। क्योंकि स्पीड को कैसे नापते हैं, टाइम से नापते हैं। एक स्पीड भी नापी जाती है, तो स्पीड कैसे नापी जाती है, टाइम से नापी जाती है। पकड़ में बात नहीं पकड़ में, वेलोसिटी आदि के सिद्धांत पढ़े होंगे फिजिक्स में, 9th तक तो सभी ने पढ़े होंगे। तो वो कैसे नापी जाती है, समय से नापी जाती है। तो वो समय क्या है, कि वो कल्पना नहीं है, अंदाजा नहीं है, सपोज नहीं है, कि चलो हम इतने वेट को इतना मान लेंगे। वो कहते हैं ऐसा नहीं, वो जो टाइम है उसकी सत्ता है। और वो सत्ता कैसी है, वो एक समय आत्मक भाव से स्टार्ट होती है। माने द्रव्य तो है अपना परमाणु, प्रदेश, आकाश नाम और काल नामक एक द्रव्य। और उस काल नामक द्रव्य की जो पर्याय है वो कैसे मापी जाती है, वो अन्य द्रव्यों में कैसे काम आता है, कि समय के भेद से, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, ऐसे होते होते असंख्यात समय, असंख्यात समूह के समूह को आवली, ऐसे असंख्यात आवलियों के समूह को एक सेकंड, फिर वो सेकंड के समूह को, मैंने सेकंड और आवली के बीच में भी और सारे भेद होते हैं। तो मुझे अभी टिप्स पे नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। समय, आवली, सेकंड, मिनट, घंटा, फिर दिन, पक्ष, और दिन रात पक्ष आदि आदि, महीने और साल, और फिर ऐसे करते करते युग, और फिर ऐसे करते करते एक काल। तो ऐसे 33 मैंने 20 कोड़ा कोड़ी का ऐसे एक काल का चक्र। और इस प्रकार से 6 काल आदि आदि ऐसे ये काल द्रव्य को पहचानने का नियम है। तो काल नामक जो द्रव्य है उसकी सत्ता है, और उसकी सत्ता कैसी है, कि वो अन्य द्रव्यों के परिणमन को समझाता है निमित्त भाव से, नैमित्तिक भाव से। जैसे धर्म और अधर्म नाम के द्रव्य स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल की सत्ता को समझाते हैं।
पकड़ वही बात। तो जीव और पुद्गल गमन तो स्वयं करते हैं। तो काल द्रव्य धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या रोल रह गया उसमें? कैसे पहचाना कि धर्म नामक द्रव्य है? कि आकाश के आमुक प्रदेशों से बाहर जीव की गति नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? गमन करने की शक्ति तो जीव की स्वयं की थी ना, तो बाहर क्यों नहीं चला गया? क्यों नहीं चला गया? क्योंकि वहां पर जिस निमित्त से जीव ने गमन किया था है कि ऐसे धर्म और अधर्म नाम दो द्रव्यों की क्या नहीं, सत्ता नहीं, ऐसे सिद्ध करी वो सत्ता उन्होंने। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अगर हमें धर्म द्रव्य की सत्ता सिद्ध करनी है तो कैसे करेंगे? कि जीव के गमन से ही सिद्ध कर सकते हैं, पुद्गल के गमन से ही सिद्ध करें। दूसरा कोई तरीका नहीं है कि हम जीव और पुद्गल के गमन के बिना धर्म अधर्म के द्रव्य की सत्ता को सिद्ध कर सके। आई बात समझ में? नहीं समझ में? समझ में आती है बात? है ना? कि वो जीव को गमन करवाना पड़ेगा, क्या समझाने के लिए? धर्म नाम के द्रव्य की सत्ता को समझाने के लिए। ठीक है ना? तो बोले लोक के बाहर जीव क्यों नहीं गया? क्योंकि धर्म नाम का द्रव्य नहीं था, इसलिए नहीं गया। पुद्गल क्यों नहीं गया? क्योंकि धर्म नाम का द्रव्य नहीं था, इसलिए नहीं गया। आगे बात समझ में? क्लियर है ना? ऐसे ही किसी भी द्रव्य का परिणमन है, उस परिणमन से कौन से द्रव्य की सत्ता समझाते हैं? काल नामक द्रव्य की सत्ता को समझाते हैं। काल नामक द्रव्य अपनी सत्ता से है, अपने इंडिविजुअल भाव से है, अपने अनंत गुणात्मक भाव से है, अपने प्रदेशों में है। ऐसा होने पर भी उसकी सत्ता का निर्णय कराएंगे तो कैसे कराएंगे? जीव और पुद्गल के परिणमन की अपेक्षा से वो काल द्रव्य की सत्ता का निर्णय कराएंगे। तो कैसा परिणाम कराया? तो पहले तो उन्होंने समझाया कि दोबारा लोक में गमन करने की जो पौद्गलिक या जीव की शक्ति है वो कितनी है? कि एक समय मात्र में गमन कर जावे, इतनी शक्ति है। आपको कैसे पता चला एक समय में गमन किया? तो एक समय की इकाई को काल नामक द्रव्य की मुख्यता से हमने मापा कि वो एक समय लगेगा एक प्रदेश से और लोक के अंतिम प्रदेश तक जाने में। और मिनिमम समय कितना लगेगा कम से कम? कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएगा तो भी एक समय में चला जाएगा, और लोक के अंतिम भाव से अग्रभाव तक जाएगा तो भी एक समय में चला जाएगा। कैसे पता चला? कि वो काल नामक एक द्रव्य है, और काल नामक द्रव्य की उस सत्ता से हम द्रव्य के परिणमन का, अन्य द्रव्य के परिणमन के काल का माप करते हैं। ऐसे किया। तो देखो यहां क्या कहा उन्होंने? समय कहा है अप्रदेशी। जब एक प्रदेशी परमाणु, जब एक प्रदेशी परमाणु कौन? एक प्रदेशी परमाणु कौन सा होता है? वो पुद्गल परमाणु होता है, जो एक प्रदेशी होता है ना? और काल को कहा अप्रदेशी। तो काल को भी एक प्रदेशी कह दो ना, कि कंफ्यूजन ना हो इसलिए। क्योंकि पुद्गल में तो एक प्रदेशी पने के साथ असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी पना भी पाया जाता है, परंतु काल के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए उसे सदैव अप्रदेशी ही कहते हैं। वो किसी भी अन्य प्रदेश भाव को प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा एक प्रदेशी होता हुआ। तो बोले समय कहा है अप्रदेशी, और वह समय जो अप्रदेशी कहा है, अब उसके बाद तुरंत दूसरी बात क्या कह दी? कि जब एक प्रदेशी परमाणु, एक प्रदेशी परमाणु यानी कि पुद्गल द्रव्य, है ना, शुद्ध पुद्गल द्रव्य, मंद गति से नभ प्रदेश, मंद गति से माने न्यूनतम गति से, सबसे कम स्पीड से अगर चलेगा तो कितने समय में कितने प्रदेशों पर गमन करेगा आकाश के? कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाएगा बस। जिसपे है एक वो प्रदेश और फिर दूसरा प्रदेश। तो दूसरे प्रदेश पर पहुंचा कितने समय में? एक समय में। 14 राजू लोग पहुंचेगा तो वो भी एक समय में। समझ में बात? तो मंद गति से चलेगा तो 14 राजू लोक में कितने समय में पहुंचेगा? है असंख्यात समय में। नहीं समझे? जब मंद गति से चलेगा तो 14 राजू लोक में कितने समय में पहुंचेगा? तो असंख्यात समय लेगा। कि कैसे? क्योंकि लोकाकाश के असंख्यात ही प्रदेश होते हैं। समझे? तो नीचे से ऊपर तक जब जाएगा और मंद गति से चलेगा तो एक समय में एक प्रदेश को कवर करेगा। तो 14 राजू लोगों तक जाने में कितने समय लगाएगा? असंख्यात समय लगाएगा। सिंपल, सीधी सी बात है ना। समझे नहीं समझे? तो मंद गति से चलेगा तो उसको भी माप सकते हैं, और तीव्र गति से चलेगा तो उसको भी माप सकते हैं। तो मापने का तरीका क्या है? बोले वो आकाश काल नामक जो द्रव्य है उसके माध्यम से ये बात समझिए, पहचानी और जानी जाती है। ऐसा। तो मंद गति से नभ प्रदेश उल्लंघन करके वर्त रहा। उल्लंघन करके वर्त रहा। उल्लंघन करके कैसे? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे जो प्रदेशों का उल्लंघन हुआ, ऐसा मंद गति से वो वर्त रहा है। तो उसकी गति को मापा किसने? समय कहा है अप्रदेश, उस समय नामक द्रव्य की अपेक्षा से। ऐसा।
तो देखो क्या कहते हैं, काल तो अप्रदेशी है, अर्थात उसके अन्य प्रदेश होते नहीं है। प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन कर रहा हो तब वह वर्तता है। कौन वर्तता है? वो काल नामक द्रव्य का निमित्त पड़ता है कि एक इतने कितनी कितनी देर लगाई उस प्रदेश को छोड़कर इस प्रदेश में आने में, कितनी देर लगाई, जो काल नामक द्रव्य वर्त रहा है ना वो बतला रहा है कि ये समय लगाया ऐसा। अर्थात निमित्त भूततया परिणमित होता है। जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य निमित्त भूत होते हैं, ऐसे ही वो काल द्रव्य भी निमित्त भूत होता है। ठीक, लेकिन वो निमित्त कैसा है? कि वो निमित्त ऐसा निमित्त नहीं है, बिल्कुल कपूर में उड़ा दिया जाए ऐसा निमित्त नहीं है वो। उसकी कितनी कठोर सत्ता है उस निमित्त की, कि धर्म द्रव्य के बिना जीव लोकाकाश से बाहर जा सकता नहीं है। तो ये उपादान की शक्ति किसकी हुई? कि जीव की उपादान की ऐसी शक्ति कि वो लोकाकाश के बाहर नहीं जा सकता, ऐसे कहना चाहते ना है? समझे या नहीं समझे? मैंने गमन करने की योग्यता होने पर भी, अपनी गमन करने की योग्यता होने पर भी, धर्म नामक द्रव्य का निमित्त नहीं होने पर वह बाहर गमन नहीं कर सकता। तो ये निमित्त ऐसा निमित्त नहीं है कि वो तो जब जीव गमन करेगा तो निमित्त भी अपने आप आ जाएगा, तो जीव लोकाकाश के बाहर जाएगा तो धर्म द्रव्य की उपस्थिति अपने आप हो जाएगी, ऐसा निमित्त नहीं है ये कैसा निमित्त है? कि इसके बिना कार्य नहीं होगा, ऐसा निमित्त है। आ गई बात समझ में? क्या नहीं समझ में आई? क्योंकि निमित्त को तो उपस्थित होना पड़ेगा ना जब कार्य होगा, और जब जीव द्रव्य लोकाकाश के बाहर जाएगा तो धर्म द्रव्य अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आसमान से टपकता है निमित्त तो। क्या समझे? कि भैया ऐसे नहीं टपकता आसमान से जैसे तुम टपका रहे हो। वो कौन से निमित्त है जिनको आसमान से टपकने की बात कही है, और ये कौन सा निमित्त है? इन दोनों निमित्तों में अंतर है। आई समझ में बात? नहीं समझ में आई? है ना? चलो, दादा सुनाते थे एक किस्सा, बहुत बढ़िया किस्सा, कि निमित्त उपादान की जब चर्चाएं होती थी मित्र पक्ष वालों के साथ, गोष्ठियां होती थी, बड़ी बड़ी गोष्ठियां। तो जब निमित्त उपादान की चर्चा में क्या हुआ कि अपने पक्ष से बाऊ भाई गए, शायद बाऊ भाई ही गए थे हाँ निमित्त उपादान की चर्चा में बोलने के लिए। तो अपने तो यहाँ से कि निमित्त करता नहीं होता, अपने यहाँ तो ये चलता ना कि निमित्त करता नहीं होता। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया कि निमित्त करता नहीं होता, तो उनके माइक की तार काट दी। वो कह रहे माइक आवाज तो जा नहीं रही, तो उन्होंने बोले निमित्त तो करता नहीं होता ना, तुम बोलो माइक की क्या जरूरत है? माइक तो निमित्त है ना तुम्हारी आवाज सब तक पहुंचाने के लिए, तुम तो बोलो सब तक पहुंच जाएगी, अपने आप पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से उसका तर्क देते थे, पर वो निमित्त उपादान की जो वास्तविक समझ है, वास्तविक बात है, उसकी क्या गहराई है, उसका क्या सिद्धांत है, उसी भली प्रकार से ना तो समझना चाहते थे और ना ही उस पर कोई चिंतन करते थे। और अपने साथ भी ऐसा ही है, हमने भी यही सोचा कि निमित्त तो आसमान से टपकता है, और बात तो सच्ची है, लेकिन वो किस निमित्त की अपेक्षा से बात है, ये भी अपने को बात समझ में भली प्रकार से आनी चाहिए। वो ऐसा निमित्त नहीं कि जीव लोकाकाश से बाहर गमन करे और पुद्गल वो धर्म नामक द्रव्य आकाश से टपक जावे, ऐसा नहीं है। समझे नहीं समझे? वहां तो धर्म नामक निमित्त कैसा है कि जीव को बाहर जाने देगा नहीं, गमन कराएगा नहीं। क्या कहा? गमन कराएगा नहीं, गमन करने की शक्ति जीव की रहेगी लेकिन बाहर जाने देगा नहीं। ऐसे ही ये काल नामक द्रव्य है, कैसा है कि वो अपने स्व योग्यता से स्वकाल में परिणमन होने वाला जो पुद्गल अथवा जीव नामक द्रव्य है ना, स्वकाल से ही परिणमित होता है। ऐसा होने पर भी उसके परिणमन को, उसके वर्तन को बतलाने वाला यह काल नामक द्रव्य है, जिससे उसकी गति, उसकी स्थिति, उसकी पर्यायात्मक भाव, उसकी अनादि निधनता, इन सबको मापा समझा और जाना जाता है। क्लियर? मुश्किल तो नहीं लगा? चलो, अब 379 नंबर पेज पर इसकी टीका पढ़ते हैं। यहाँ आचार्य अमृत चंद्र देव 138 नंबर की गाथा में जब टीका करते हैं तो वे कहते हैं काल द्रव्यतः, अर्थात द्रव्य की अपेक्षा से प्रदेश मात्र होने से अप्रदेशी ही है। माने एक प्रदेशी मात्र होने के कारण वो काल नामक द्रव्य सदैव अप्रदेशी ऐसे नाम को प्राप्त होता है, और उसे यानी उस काल द्रव्य को पुद्गल की भांति पर्यायतः भी अनेकत्व प्रदेशित्व नहीं है। जैसे पुद्गल एक प्रदेशी भी है और बहुप्रदेशी भी है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी होता हो तो ऐसा नहीं है। काल द्रव्य तो सदैव एक प्रदेशी मात्र ही रहता है, वो अन्य किसी प्रदेश के साथ जाकर जुड़े ऐसा उसका स्वभाव
नहीं है। हाँ सरलाटी, आपको कुछ पूछना है? चलो आगे चलते हैं। क्योंकि परस्पर अंतर के बिना प्रस्तार रूप, प्रस्तार रूप यानी प्रसार होना है, विस्तार होना या फैलना, ऐसा एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऐसा। क्योंकि परस्पर अंतर के बिना प्रस्तार रूप विस्तृत प्रदेश मात्र असंख्यात काल द्रव्य होने पर भी परस्पर संपर्क ना होने से एक एक आकाश प्रदेश को व्याप्त करके रहने वाले काल द्रव्य की वृत्ति तभी होती है। तो क्या कहते हैं, काल द्रव्य की प्रवृत्ति कब होती है, कैसे होती है? देखो समझाते कैसे होती है, समझना ध्यान से। क्या उन्होंने क्या समझाया यहाँ पर, वो बात समझाता हूँ। उन्होंने कहा काल नामक जो द्रव्य है वो है तो सारे लोक में फैला हुआ, ठीक है ना। आकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, कि वो काल नामक द्रव्य के साथ जुड़ा व्याप्त ना हो। ऐसा होने पर भी जो काल नाम का द्रव्य है वो आकाश के दूसरे प्रदेश पर जो काल नामक द्रव्य बैठा है उसके साथ व्याप्त नहीं होता, जुड़ता नहीं है, भिन्न ही रहता है। ठीक, सबसे पहले तो उन्होंने एक बात समझाई, क्यों उसके भिन्न होने का क्या लॉजिक है, क्यों वो भिन्न रहता है। देखो, जैसे मैं एक जीव द्रव्य हूं, मेरे कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। अब मेरे असंख्यात प्रदेशों को सिमटा कर आकाश के एक प्रदेश पर ले आओ, संभव है या नहीं है? संभव है या नहीं है? संभव है ना। अरे आकाश के एक प्रदेश पर जीव के असंख्यात प्रदेश नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं ना, संभव है ना, हाँ आ सकते। अब ये असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य, एक द्रव्य जब आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाएगा तो कितना समय लेगा? एक समय लेगा। तो ये तो असंख्यात प्रदेश थे। असंख्यात के असंख्यात प्रदेशों ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने पर एक ही समय लिया। कैसे? क्योंकि ये असंख्यात होते हुए भी अखंड है। क्या कहा, समझना ध्यान से। अब इसी तरह मान के चलो आकाश द्रव्य के, आकाश के प्रदेश पर दो कालाणु को संयुक्त कर दिया जावे, यानी पहले आकाश के प्रदेश पर जो कालाणु है और दूसरे आकाश के प्रदेश पर जो कालाणु है, इन दोनों को एक कर दिया जावे। क्या कर दिया जावे? एक कर दिया जावे। अब जब जीव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करेगा तो कितना समय लेगा? है कि कोई समय गिना ही नहीं जा सकता, समय भेद चाहिए वहां पर, है ही नहीं। क्या कहा, नहीं समझे? अब थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा तुम्हें है ना। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ाता हूँ, क्वांटम फिजिक्स, तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। देखो उन्होंने कहा, अब तुम थोड़ा थोड़ी अपनी इमेजिनरी शक्ति बढ़ाओ, क्योंकि पेपर पे समझाना संभव नहीं है, उसी से समझा सकता हूँ मैं। आकाश नामक एक द्रव्य है, वो कैसा है? वो असंख्यात प्रदेशी है। तो आकाश के एक प्रदेश, आकाश का दूसरा प्रदेश, आकाश का तीसरा प्रदेश, आकाश का चौथा प्रदेश, ऐसे चार प्रदेश लेते हैं हम, ठीक। अब हमें यहाँ से जीव का गमन कराना है, पुद्गल का गमन नहीं करा रहे हम, क्यों? क्योंकि पुद्गल एक प्रदेशी भी होता है ना। हमें जीव का गमन कराना है यहाँ पर। तो जीव के कितने प्रदेश है? असंख्यात प्रदेश है, ये तो हम समझ चुके। अब उन सारे असंख्यात प्रदेशों को आकाश के एक प्रदेश पर ले आओ, संभव है? कि हाँ संभव है, आ सकते हैं, आगे आगे ना। अब वो असंख्यात प्रदेश जब एक प्रदेश से, आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाएंगे, दूसरे प्रदेश पर जाएंगे तो कितना समय लेंगे? लेंगे कि वो एक समय लेंगे। तो प्रदेश तो है जीव के असंख्यात, लेकिन एक प्रदेश से जब दूसरे प्रदेश पे गए तो असंख्यात के असंख्यात प्रदेशों ने एक समय लिया, ऐसा माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि वो पूरे के पूरे प्रदेश अखंड है। क्या कहा? क्योंकि वो पूरे के पूरे प्रदेश क्या है? अखंड है। उदाहरण, जैसे कोई जीव कबड्डी खेलता है, देखा तुमने कबड्डी का गेम, ठीक। तो लाइन छूनी होती है कबड्डी में, दूसरे के पाले में जाकर उन उन खिलाड़ियों को पहले छूना होता है और छूने के बाद अपने पाले की लाइन को क्रॉस करना होता है। तो पूरे पाले की लाइन को क्रॉस कौन करता है? पूरा शरीर, या एक उंगली क्रॉस करे तो भी पूरी मानी जाती है?
एक उंगली अगर आपकी लाइन पे टच होती है, एक उंगली, तो आपने पूरा ही उसको क्रॉस किया है ऐसा माना जाता है ना, क्योंकि आपकी उंगली और आप अलग नहीं है। उंगली एक जाए और चाहे पूरा शरीर जाए, आपने उस लाइन को क्रॉस किया है ये माना जाता है, क्योंकि आप अपनी देह से अखंडित हैं। आगे बात समझ में, है ना। ऐसे ही जीव के असंख्यात प्रदेश, एक प्रदेश से जब दूसरे प्रदेश पर जाएंगे, तो भले ही प्रदेश असंख्यात है, पर समय एक ही लेंगे। क्यों लेंगे एक समय? क्योंकि वो असंख्यात होता हुआ भी अखंड है। आगे बात क्लियर हो गई? यहाँ पे बात समझ में आ गई? ये तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब हम आकाश पे, आकाश के दो प्रदेशों पर जो दो कालाणु हैं, उन दोनों कालाणुओं को जोड़कर एक कर देंगे। तो अब वो कितने कालाणु हो गए हैं? कि कालाणु तो दो हैं, लेकिन उनमें समय बाधा खत्म हो गई। अब वो एक समय के ही कहलाएंगे, दोनों कालाणु दो समय नहीं कहलाएंगे। अब दो कालाणु और समय एक। क्या समझ में आई बात? कालाणु तो होंगे दो, लेकिन समय क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा एक। तो ऐसा होने पर जब जीव गमन करेगा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर, क्योंकि दो प्रदेशों के कालाणु आपस में जुड़े होंगे, तो समय वहां पे गिना ही नहीं जाएगा, क्योंकि पहले प्रदेश पर और दूसरे प्रदेश पर समय भेद नहीं है। लेकिन वही जीव जब तीसरे प्रदेश पर जाएगा, तब एक समय पर तीसरे प्रदेश पर गया ऐसा माना जाएगा, क्योंकि दो प्रदेश के दो कालाणु तो जुड़े हुए थे ना। तो दो कालाणु जुड़ने पर उनमें समय संख्या कितनी रह जाएगी? कालाणु तो हो जाएंगे दो, और समय संख्या हो जाएगी एक। एक एक ये कालाणु की समय संख्या कितनी है? एक समय। पकड़ में ही बात, मिनिमम संख्या। एक कालाणु की समय संख्या, मिनिमम समय संख्या कितनी है? एक। अब जब दो कालाणु जुड़ गए, तो जुड़ने पर समय संख्या कितनी रहेगी? दो नहीं हो जाएगी, एक रहेगी। कालाणु तो हो जाएंगे दो, समय संख्या रहेगी एक। कालाणु तो हो जाएंगे तीन, समय संख्या रहेगी एक। कालाणु तो हो जाएंगे चार, और समय संख्या रहेगी एक। तो हम किसी भी जीव के या पुद्गल के पर्याय के परिणमन की निश्चित पर्याय विशेषता यानी समय सीमा को काउंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं काउंट कर पाएंगे? वो पुद्गल वाली स्थिति हो जाएगी, अनिश्चित। पुद्गल को अनिश्चित कहा था ना। अनिश्चित कहने का क्या तात्पर्य था? कि कभी तो वो एक प्रदेशी भी होगा, कभी वो दो प्रदेशी भी होगा, कभी वो तीन प्रदेशी भी होगा, कभी कभी वो असंख्यात प्रदेशी भी होगा, कभी संख्यात भी होगा, कभी अनंत भी होगा। तो काल के साथ भी हो जाएगा कि गमन करने की शक्ति कैसी हो जाएगी? कभी एक समय हो जाएगी, कभी 14 समय हो जाएगी, कभी 20 समय हो जाएगी, कभी 1 घंटा हो जाएगी। ना हम उसमें तीव्रतर और ना हम उसमें मंदतर, ऐसा कोई भेद नहीं कर पाएंगे। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अगर पकड़ पाए तो कालाणु जुड़ेंगे, समय रहेगा एक। दो दो समय नहीं रहेंगे, कालाणु जुड़ेंगे, समय रहेंगे तीन। तो ऐसे ही आकाश के जितने प्रदेशों के कालाणु आपस में जुड़ गए, मान के चलो, क्योंकि एक प्रदेश पर एक कालाणु है और 100 कालाणु आपस में जुड़कर एक काल बन गए, तो 100 प्रदेशों का एक समय का काल कहलाएगा, दो समय का काल नहीं कहलाएगा। अब भैया मंदतर गति मापे। हाँ, इसीलिए समय का भेद होता है कि जैसे विदेश क्षेत्र में अलग समय चलता है, हमारे यहाँ अलग समय। वो तो जैसे व्यवहार क्षेत्र है, वो तो व्यवहार भेद है। वो भेद होने का, अच्छा। वो भेद भी इसी के कारण समझ लो, उसकी पर्याय भी इस प्रकार की है, समय भेद की, ऐसा भी मान सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। परंतु यहाँ तो काल द्रव्य के अप्रदेशी होने के पीछे का लॉजिक क्या है, वो समझो थोड़ा सा। अगर आप समझ पाओ तो, अब विचार करोगे तो समझ पाओगे। समझ नहीं बात? नहीं समझ? माने जब दो कालाणु जुड़ते हैं, या तीन कालाणु जुड़ेंगे, या चार कालाणु आपस में जुड़ गए, पुद्गल की तरह स्कंद बनाया उन्होंने, तो उतने प्रदेशों का जो काल समय कहलाएगा वो एक समय मात्र कहलाएगा। फिर जब मंद गति से वहां गमन होगा ना, तो एक भी समय काउंट नहीं हो पाएगा। माने 100 प्रदेशों पर मंद गति से पुद्गल गमन करे, तो एक ही समय, मंद गति का भी एक ही समय कहलाएगा, 100 प्रदेशों का भी, क्योंकि वो सबका सब प्रदेश भेद वहां पर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। समय भेद नहीं रहा वहां पर अब। वहां एक समय मात्र कहलाएगा, एक से लेकर 100 तक प्रदेशों का एक समय ऐसा कहलाएगा। क्योंकि कालाणु जुड़कर, कालाणु भले ही 100 होंगे, परंतु प्रदेश क्या कहलाएगा? काल क्या कहलाएगा? एक काल। जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा कितनी है? आत्मा एक है। प्रदेश असंख्यात है, आत्मा एक है। तो इस आत्मा की अनंत गुणों की पर्याय कितनी होगी? अनंत होंगी या एक होगी? एक होगी। क्या समझे? ज्ञान गुण की एक पर्याय पूरे आत्मा को ज्ञान है ऐसा कहेगी। पकड़ में ही बात नहीं? गुण तो एक है ज्ञान का, लेकिन पूरा का पूरा आत्मा अखंडित होने से क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। ऐसे ही कालाणु एक है, उसकी एक समय का अवयव एक समय काउंट होता है,
और जब 100 कालाणु आपस में जुड़ेंगे तो 100 कालाणु का एक समय अवयव कहलाएगा। समय भेद खत्म। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? अभी पकड़ पाए? ये ना कालानु इसीलिए जुड़ जाते कालाणु हैं। है। कालानु जुड़ जाते हैं कालानु। नहीं होते ना, वही तो कह रहे हैं, इसलिए नहीं होते, वही तो समझाया कि क्यों नहीं होते, क्या समस्या है उनके जुड़ने में। कि समस्या ये है कि जिस अवयव, जिस समय भेद को तुम काउंट करोगे, जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे अगर वो आपस में जुड़ गए तो। यानी मंदतर गति से जब कोई प्रदेश परमाणु गमन करेगा तो एक प्रदेश से तीसरे प्रदेश में चलेगा, एक प्रदेश से तीसरे प्रदेश में गया तो कितना समय लगाया? 3 समय। लेकिन अगर वो कालाणु तीनों एक हो जावे, आकाश के क्षेत्र को छोड़े बिना, हो सकते हैं ना, जैसे पुद्गल हो गया, अगर ऐसा मान लिया जावे तब क्या होगा? तब एक से तीसरे प्रदेश पर गमन करने की जो मिनिमम शक्ति है वो भी एक समय ही काउंट होगी। मिनिमम शक्ति को एक समय नहीं कहा जा सकता। मैक्सिमम तो 14 राजू घूम जाएगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, 3 में चला गया तो क्या आपत्ति है। लेकिन मिनिमम एक समय लेगा, ये कैसे बतलाएंगे हम? आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? अभी समझ में आई बात? और मिनिमम कैसे काउंट करोगे कि एक समय लगा? क्योंकि तीन तीन प्रदेशों पर भी वो मिनिमम गति से चलने पर भी एक ही समय पर पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि वहां पे कालाणु आपस में युक्त होने से उन 3 कालाणु की जो समय इकाई है वो 3 समय ना रहकर एक समय हो गई। एक समय। आई बात समझ में? 5 इंद्रियों से युक्त ये एक शरीर है, समझे? एक शरीर। यदि वो कालाणु आपस में जुड़ेंगे तो वो एक समय कहलाएंगे, फिर 2 समय नहीं कहलाएंगे, फिर 3 समय नहीं कहलाएंगे। क्या समझाया था मैंने? कि मंद गति से जब कालाणु आकाश के अंतिम प्रदेश से अग्र प्रदेश पर गमन करेगा तो कितने समय में पहुंचेगा? कि असंख्यात समयों में पहुंचेगा। कैसे पता लगाया आपने? क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करने की मिनिमम शक्ति एक समय है और आकाश असंख्यात प्रदेशी है। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करता हुआ जब पहुंचेगा तो असंख्यात समयों में पहुंचेगा, ये ऐसे मापा। और अगर बीच के कालाणु आपस में जुड़ गए तो समय घट जाएगा। तो आप मिनिमम गति का समय कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। कुछ बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? ठीक है। अब तो वैसे समय हो गया, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरि नमो